हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा अमल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। 10th क्लास का साइंस में, केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर है हमारा अमल, क्षार और लवण। उसका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम क्षार यानी बेस। कल की क्लास में, कल के लेक्चर में हमने अमल एसिड को क्लियर किया। एसिड क्या है, एसिड के टाइप्स क्या है, प्रबल एसिड यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों क्षार के बारे में। क्षार क्या है? तो सबसे पहले क्षार के बारे में बताते हैं आपको। क्षार क्या है कि वे पदार्थ, जैसे एसिड में, अम्ल में क्या होता है कि जो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। लेकिन क्षार के अंदर वे पदार्थ जिनका स्वाद यानी जिनका जो टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा टाइप होता है, तीक्ष्ण स्वाद होता है जिसका, वो आपका क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं आपको कि वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण होता है, वे पदार्थ पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण होता है यानी कड़वा होता है, क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण होता है यानी कड़वा कड़वा कह सकते हैं हम, क्षार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्षार कहलाते हैं। तथा ये भी हमें ध्यान रखना है कि क्षार जो है, जो पदार्थ स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं, कड़वा होता है, उसे क्षार कहते हैं। तथा हम ये भी कह सकते हैं कि क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये क्षार लाल लिटमस पेपर को लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार क्या होगा बच्चों? क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, और वे पदार्थ क्षार कहलाते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं यानी ब्लू में बदल देते हैं। यानी बेस, वे सबसे वो पदार्थ बेस कहलाएगा, क्षार कहलाएगा जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? क्षार कहलाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है साबुन। जैसे साबुन, हम जानते हैं साबुन का टेस्ट लगभग तीक्ष्ण होता है, कड़वा जैसा साबुन का टेस्ट होता है। और क्षार, क्षार के ये सिंपल पहचान भी, क्षार जो होते हैं स्लोपी यानी चिकने होते हैं। अगर उसको हम हाथ से पकड़ते हैं तो हाथ में से वो भागते हैं, चिकना उनका तल होता है, क्षार पदार्थ होगा। ठीक है बेटा, अब मैं अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार बताता हूँ क्षार की डेफिनेशन। अर्हेनियस ने क्षार के बारे में क्या कहा? अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अनुसार तो आर्हीनियस सिद्धांत ने क्षार के बारे में क्या बताया कि वे पदार्थ क्षार होंगे जो जल में वियोजित होकर ऋण आवेशित, ऋण आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर ऋण आवेशित आयनों के रूप में केवल OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर वियोजित होकर जो जल में वियोजित होकर ऋण आवेशित आयनों के रूप में, ऋण आवेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड
केवल हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH नेगेटिव देते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो याद रखना बच्चों, वे पदार्थ आहीनीय सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर ऋण आवेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। अम्ल में ये थोड़ा सा अलग था, वे पदार्थ जो H आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं, और जहां OH नेगेटिव आयन मिलेगा वो आपका क्षार कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारे क्षार हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है धातु, ये क्या है हाइड्रोक्साइड यानी OH नेगेटिव आयन, इनको हम धात्विक हाइड्रोक्साइड भी कहेंगे। धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड यानी जब कोई धातु हाइड्रोक्साइड आयन के साथ संपर्क में आता है, विक्रिया करता है, तो वो धातु हाइड्रोक्साइड भी कहलाता है। अर्थात ये जितने भी धात्विक हाइड्रोक्साइड होंगे या धात्विक ऑक्साइड होंगे या अमोनियम हाइड्रोक्साइड होंगे, सभी क्षार कहलाते हैं। मैं इस बात को भी लिख के बता दूंगा कि सभी धात्विक हाइड्रोक्साइड, सभी धात्विक हाइड्रोक्साइड और धात्विक ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार कहलाते हैं, क्षार होते हैं। तो कौन कौन हो सकता है बेटा? धात्विक हाइड्रोक्साइड तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे ऐसे धात्विक हाइड्रोक्साइड जो क्षार कहलाते हैं। ऐसी धात्विक ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। या अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है बच्चों? सभी क्षार है। क्षार की मेन डेफिनेशन क्या है कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर ऋण आवेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये आपके पास एग्जांपल हैं, क्षार के नाम भी आपको मैं बता सकता हूं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षार हैं। अब इन सभी क्षारों में क्षार का जो टाइप होगा, बेस कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के, एक प्रबल होगा, एक दुर्बल। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार इनमें से कौन सा है? दुर्बल क्षार इनमें से कौन सा है? और सर्वाधिक प्रबल क्षार कौन सा है? इसके बारे में हम आगे चलते हैं। तो आप सभी इसको बच्चों नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स बना ले, बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, मैं इसको रख करता हूं। इसके बाद आता है क्षार के प्रकार। क्षारकों का प्रकार। तो आयनों के आधार पर क्षारकों को दो में बांटा गया। आयनों के आधार पर, आयनों के आधार पर क्षारक दो प्रकार के होते हैं। क्षारक दो प्रकार होते हैं। नोट्स बनाते हैं बच्चे। क्षारकों का प्रकार, आयनों के माध्यम पे, आयनों के आधार पर क्षारक दो प्रकार के होंगे। पहला प्रबल क्षारक, पहला प्रबल क्षारक, क्षारक या क्षार बात एक ही है बच्चों। स्ट्रॉन्ग बेस क्षारक लिख सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है।
तो परबल कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, यानी वे क्षार या वे क्षारक जो जल में वियोजित होकर पूर्णतया OH नेगेटिव आयन देते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, परबल क्षारक कहलाते हैं। परबल क्षारक कहलाते हैं, यानी वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर या आयनित होकर, पूर्णतया आयनित होते हैं या पूर्णतया वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, परबल क्षारक कहलाएंगे। जैसे कौन कौन से होंगे परबल क्षारक, आपने लिखा KOH एक्वस यानी जलीय विलयन, KOH का जलीय विलयन, इसको हम बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब हम एक्वस करेंगे तो यहां पर बच्चों पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड दोनों आयनों में टूटेगा। ये पोटेशियम आयन होगा, एक्वस का कुछ पार्ट होगा इसमें, यानी इसके अंदर जल का भी कुछ हिस्सा है। KOH का एक पोटेशियम प्लस OH नेगेटिव आयन प्राप्त होगा। तो ऐसे पदार्थ या वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन देते हैं, परबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे KOH को आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन किया तो यहां पर आपको पोटेशियम आयन मिला, यानी पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों आयन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयनों में टूटकर OH नेगेटिव आयन दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये KOH एक परबल क्षारक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका दुर्बल क्षारक। कौन सा, दुर्बल, क्योंकि क्षारक दो प्रकार के हैं, एक परबल और एक दुर्बल। तो दुर्बल क्षारक क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर, आयनित नहीं होते, सॉरी, वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षार या दुर्बल क्षारक, क्षार या क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, तो दुर्बल क्षारक यानी वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक बोलेंगे। जैसे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एक्वस करेंगे, जलीय विलयन करेंगे, तो यहां पर NH4 धन आयन और OH ऋण आयन प्राप्त होगा। तो यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षारक है। कैसा क्षारक है, दुर्बल क्षारक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक परबल क्षारक है, परबल क्षारक। तो क्वेश्चन आ जाता है, सब सर्वाधिक प्रबल कौन होगा, सर्वाधिक प्रबल आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही है। इसका भी एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में 1 नंबर का, आप इसको नोट कर ले बच्चों। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक क्या है, दोनों की डेफिनेशन।
एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस करने पर पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षारक है, क्योंकि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम जलीय विलयन करते हैं तो वो पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर OH नेगेटिव आयन हट गया, बट हाइड्रोजन आयन होने की वजह से ये एक दुर्बल क्षारक है। ठीक है बच्चों, इसको मैं रफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रबल क्षार क्या है? सबसे ज्यादा प्रबल क्षार यानी क्षार की प्रबलता का क्रम देखेंगे। यानी क्षारकों का जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम क्या क्रम होगा? यानी आपका सबसे पहले जो क्षारक है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये सर्वाधिक प्रबल होगा। फिर KOH एक नंबर का आता है कि सर्वाधिक प्रबल कौन है, तो आप बता सकते हैं KOH सर्वाधिक प्रबल है। इससे कम कौन होगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे कम कौन होगा? इससे कम होगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो जलीय विलयन में हैशटैग है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रबल क्षार कौन है, तो आप कह सकते हैं सर्वाधिक प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ओके बच्चों, ठीक है, तो इसको नोट कर लें, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका क्षारकों के भौतिक गुण। किसके? क्षार के भौतिक गुण। क्षारकों के भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी क्षार का भौतिक गुण क्या है, इसकी भौतिक जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेस की, वो क्या है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्षार जल में विलय होते हैं। जो भी जितने भी क्षार है वो जल में विलय होते हैं। क्षारक जल में विलय और स्वाद में तीखे होते हैं। क्षारक जल में विलय होते हैं, विलय होते हैं। दूसरा भौतिक गुण, क्षारक स्वाद में तीखे होते हैं। तीसरा भौतिक गुण होगा कि क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है बच्चों? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। जो भी क्षार होगा, अगर हम उसको लाल लिटमस पेपर पर क्षार की एक बूंद डालते हैं तो वो नीला हो जाता है, उसका कलर बदल जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं आगे। क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो क्षार का रासायनिक गुण क्या होगा कि क्षार किसी के साथ अगर क्रिया करे, अर्थात धातु के साथ क्रिया करे, तो क्या होगा? पहला रासायनिक गुण, धातु के साथ क्रिया। किसके साथ? धातु के साथ। क्षार की धातु के साथ क्रिया। तो बेटा कुछ क्षार ऐसे हैं जो प्रबल क्षारक सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, मुक्त करेंगे। जो प्रबल क्षार है, कौन से क्षार? प्रबल क्षार। तो याद रखना बेटा, प्रबल क्षार सक्रिय धातु के साथ क्रिया कर सकता है केवल। प्रबल क्षार, प्रबल क्षारक सक्रिय धातु के साथ। सक्रिय धातु कौन सी? जो सर्वाधिक सक्रिय होती हैं, जो ज्यादा क्रिया करती हैं। प्रबल क्षारक सक्रिय धातु के साथ
क्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करते हैं। परबल क्षारक सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे कोई भी एक परबल क्षार ले लें, कौन सा क्षार ले, परबल कौन सा है, मैंने आपको बताया सर्वाधिक परबल कौन है, KOH सर्वाधिक परबल है। अगर उसकी क्रिया हम किसी धातु के साथ करें, मान लो आपने जिंक लिया Zn सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में जिंक, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्षार के साथ करेंगे, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब हम इसकी क्रिया जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं और फिर ये बनेगा हमारा जिंक सोडियम जिंकेट ZnN2O ZnNa2O सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। अब इसको बैलेंस कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकली वहां पर H2, बट यहाँ एक हाइड्रोजन होने की वजह से हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु लिए, तो ये बनेगा ZnNa2O सोडियम जिंकेट। और ये गैस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना क्षारकों के रासायनिक गुण में जब कोई धातु किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करती है, अर्थात परबल क्षारक सक्रिय धातु के साथ क्रिया करेगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आपने सोडियम यहां पर लिया, आपने क्या जिंक, और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, तो जिंक और क्षार की जब आपस में क्रिया हुई तो सोडियम जिंकेट बना। इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई और धातु ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर सकते हैं, तो वहां पर आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो जब कोई धातु किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो वहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। परबल क्षार परबल धातु के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं रफ करता हूं, सभी बच्चे इसका नोट बना लें, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे अगर हम इसकी, या क्षार की किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, यह भी एक ध्यान रखना, क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया। सेकंड है क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो जब कोई भी क्षार किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये टॉपिक आने वाला है आगे, लेकिन फिर भी रासायनिक गुण है, चूंकि क्षार का रासायनिक गुण, तो हम वहां पर दिखा सकते हैं कोई भी क्षार किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। लवण बनाएगा, और देखते हैं बच्चों, कोई भी क्षार लिया मैंने NaOH, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसकी क्रिया अम्ल से करें, HCl से अभिक्रिया कराई, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्योंकि इसमें इसके जलीय विलयन में OH आयन नेगेटिव आएगा, इसलिए आपका क्षार है। और क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कर रहे हैं, किससे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से इसकी क्रिया करेंगे। तो यहां पर Na सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन OH नेगेटिव आयन के साथ अभिक्रिया करके H2O बनाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई क्षार किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां पर लवण बनता है, सोडियम क्लोराइड बन गया, इसको लवण और जल बन गया। तो जब कोई क्षार या क्षारक किसी अम्ल से
किसी अम्ल से क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। लवण तथा जल बनता है। ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बन गया और आपका जल बन गया। अतः इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब कोई क्षारक किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं। यह अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा था उदासीनीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप उदासीनीकरण अभिक्रिया को जब लिखेंगे तो आप अम्ल और क्षार की परस्पर एक रासायनिक अभिक्रिया करके दिखा सकते हैं कि जब कोई क्षार अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण और जल बनने की जो क्रिया है वही हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में आप कोई भी क्षार, कोई भी लवण दे सकते हैं, कोई भी क्षार किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं, तो वहां लवण और जल बनने की जो अभिक्रिया होगी वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो कोई भी अम्ल, कोई भी क्षार के साथ आपके, इस बार हमने धातु हाइड्रोक्साइड ले लें, जिंक ZnO, जिंक ऑक्साइड, और इसकी क्रिया H2SO4 अम्ल के साथ करें तो जिंक ऑक्साइड H2SO4 के साथ करेगा तो जिंक सल्फेट बना, ZnSO4 प्लस H2O रिलीज, वाटर रिलीज। तो यह अभिक्रिया भी हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये जिंक ऑक्साइड एक क्षार है, धात्विक ऑक्साइड को हम क्षार कहते हैं, यह एक क्षारक है। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यह आपका एसिड हो गया। और यहाँ पर जिंक सल्फेट यानी ये लवण बन गया और ये जल बन गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें पता चल गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, वो भी पता चल गया। और क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया करने से हम उदासीनीकरण, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो सिंपल एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई भी क्षार किसी भी अम्ल के संपर्क में आकर लवण और जल बनाने की जो क्रिया होगी वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो आज की इस क्लास में हमने क्षारक को यानी क्षार को कंप्लीट किया है। पिछली क्लास में हमने अम्ल को कंप्लीट किया था, इसमें क्षार को कंप्लीट किया है। तो अगली वीडियो में हम लवण और लवण से संबंधित जो चीजें होंगी वो कंप्लीट करेंगे। तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे, आज के इस लेक्चर को अच्छे से देखें। पिछले लेक्चर को जो अम्ल का हमारा टॉपिक था, एसिड टॉपिक था, वो हमारा पूरा हो चुका है। दूसरा बेस टॉपिक पूरा हो गया। इसके बाद हमारे सूचक चलेंगे, पीएच मान चलेगा, पीएच वैल्यू। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। काफी अच्छे नंबरों का बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों। तो इसलिए जुड़े रहे, बने रहे, देखते रहे हमारे इस ओमेगा क्लासेस के साथ। अम्ल, क्षार और लवण, और हमारी मैथ्स की वीडियो भी कंटिन्यू चल रही है। उसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण लगभग पूरा होने जा रहा है। तो बच्चों सभी अपने मैथ और साइंस को स्ट्रॉन्ग करें, बरकरार रहे, जुड़े रहे, हमारे सभी लेक्चर्स को ध्यान से करें ताकि आप अपने बोर्ड में कुछ अच्छा कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने बोर्ड में कुछ अच्छा करेंगे, अच्छे परसेंटेज के साथ अपना गांव का, अपने एरिया का नाम रोशन करेंगे। उसके लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।